तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से भूल गए होंगे शायद बहुत सारी चीजें आप, है ना, या भूल के भी और भी भूल से भूल चले गए होंगे दूर, आपके पास बचा ही नहीं होगा, कहीं गायब हो गया होगा मैटर। पहली बात तो ये कि लिटरेचर को पहले, चलो पूरा सिलेबस एक बार मैं आपको डिस्कस करता हूँ ताकि आपको रिकॉल भी हो जाएगा, उसके बाद पढ़ोगे तो आपको ठीक लगेगा, नहीं तो क्या पता आपको अच्छा नहीं लगे। ये जो सिलेबस देख रहे हैं आप, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर का सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर स्कूल एजुकेशन, ये सिलेबस हमारा पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसका सिलेबस है। ध्यान से सुना, बहुत सारी बातें बताऊंगा आपको मैं, और बहुत सारी चीजें इससे आप क्लियर भी करना, क्या क्या साइकोलॉजी फाइकोलॉजी बहुत सारी चीजें हैं जो। तो बहुत सारी चीजें इसमें जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप इस सिलेबस को देख के ये समझ रहे होंगे ना कि सिलेबस हमारे पास कितने पार्ट में है। हमारे पास 4 पार्ट में सिलेबस है। कितने पार्ट में? सिलेबस इज इन 4 पार्ट्स। ये आपको दिख रहा है पार्ट 1, जिसको हम किस नाम से जान रहे हैं? सीनियर सेकेंडरी लेवल। किस नाम से? आज मैं आपको ये समझा के भेजूंगा सिलेबस का पूरा पैटर्न, घर जाके फिर अपने वापस निष्कर्ष निकालना। ठीक, फिर कल जब आप पहुंच जाओगे तब ऑफ स्टडीज पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो पार्ट 1 वाला जो सिलेबस है हमारा क्या है? सीनियर सेकेंडरी लेवल। सीनियर सेकेंडरी लेवल में जो आप देख रहे हैं, कुल मिला के ये पार्ट 1 में इसमें 10 टॉपिक हैं। देखो, जो आप जो आरपीसी का एग्जाम हो रहा है, हमारा पेपर सेकंड का, ग्रेड 1 का, इस पेपर सेकंड को, यानी जो सेकंड पेपर है हमारा, इस पेपर सेकंड के कुल मिला के 4 पार्ट हैं। पार्ट ए, ध्यान से सुनना, भी बहुत सारी बातें इसमें। पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए वाला जो पार्ट है, ये सीनियर सेकेंडरी वाला पार्ट है। कौन सा है? सीनियर सेकेंडरी वाला पार्ट। सिलेबस देख रखा है ना आपने? याद होगा सिलेबस आपको। नहीं हो तो कल याद करके आना आप सिलेबस, और नहीं याद करके आओ तो मत आना। पार्ट बी है ग्रेजुएशन वाला पार्ट। पार्ट सी है पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। और पार्ट डी है जिसको पेडागोजी बोलते हैं आप, साइकोलॉजी एटसेट्रा जो बोल रहे थे आप। इस प्रकार से कुल मिला के हमारे पास, ये मैं पिछली की बात कर रहा हूँ, जो पीछे हमारा जो एग्जाम हुआ है अक्टूबर 2022, अक्टूबर 2022 में हमारा जो एग्जाम हुआ था, उसका सिलेबस का इस तरह से डिस्क्रिप्शन है उसमें। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए का मतलब सीनियर सेकेंडरी है, पार्ट बी का मतलब ग्रेजुएशन है, पार्ट सी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन है, और पार्ट डी का मतलब साइकोलॉजी, पेडागोजी, आईसीटी वगैरह वो है। तो कुल मिला के कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट्स हैं। देयर आर 4 पार्ट्स इन इट। 4 पार्ट हैं इसमें। और इससे अक्टूबर 2022 से पहले, यानी ये जो एग्जाम हुआ था इससे पहले, यानी प्रीवियस ईयर वाला एग्जाम, जो आई थिंक जनवरी 2021 में हुआ था कि 20 में, जनवरी में, है ना, 9 जनवरी के आसपास, 9 जनवरी 2021 की बात होगी, 20 या 21 देखना, वो जब भी हुआ था। ठीक, उसमें जो पेपर हुआ, वहां जो सिलेबस था वो भी पार्ट यही थे सेम। उसमें भी पार्ट 4 थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। उसमें भी 4 पार्ट थे, लेकिन उस समय जो 4 पार्ट थे, उन 4 पार्ट में बिल्कुल क्लियर कट उनको बाइफरकेट कर रखा था कि पार्ट ए कितने नंबर का आएगा, पार्ट बी कितने नंबर का आएगा, पार्ट सी कितने का आएगा और पार्ट डी कितने का आएगा। उसमें ये कि भाई मान लो 55 क्वेश्चन आपके यहां से आ गए, सपोज करो, है ना, तो मान लो 55 क्वेश्चन यहां से आ गए, कहां से? इसमें से। तो 55 और 55 110, और 10 क्वेश्चन आ गए पोस्ट ग्रेजुएशन में, कितने? 120। समझ, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? ये सिलेक्शन, सिलेबस से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है आपके लिए। तो 55 55 110 और 10 120, और 30 क्वेश्चन यहां से आते थे, टोटल कितने हो गए? 150।
ऐसा था जब अक्टूबर 2022 से पहले वाला जो पैटर्न था उसमें। इट मीन्स इट वाज वेरी क्लियर टू यू that there will be 55 questions which will related to grammar, there will be 55 questions which will related to graduation part, there will be 10 questions which will be related to post graduation part, and the remaining 30 questions will be related to ICT pedagogy etc. ये उसका पैटर्न था, ये उसका सिस्टम था। लेकिन अक्टूबर 2022 वाला जब ये एग्जाम हुआ और इस एग्जाम से पहले सिलेबस थोड़ा सा इन्होंने रीसफल किया, हल्का सा, ज्यादा नहीं। आपके सिलेबस में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया, सिलेबस जो पहले था वैसा का वैसा ही सिलेबस इसमें था, इसमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किया गया। कुछ बस फिगर ऑफ स्पीच और फॉर्म्स के स्पेशल नाम दे दिए, 19-20 थोड़ा सा उतना ही चेंज था, बाकी सिलेबस के नाम पे कोई बिंदु जोड़े घटाए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एज इट इज था। लेकिन एक गड़बड़ हो गई उसमें, और एज इट इज तो था सेम टू सेम, लेकिन अब ये पार्ट ही केवल आपके पास 4 रह गए। कौन से पार्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे ये अब ब्लाइंड क्वेश्चन हो गए एक तरह से। अर्लियर इट वाज वेरी क्लियर टू यू दैट देयर विल बी क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली द पार्ट हैज बीन मेंशन्ड, जैसे जैसे पार्ट मेंशन कर रखे थे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अक्टूबर 2022 में कहानी फेल हो गई। फेल कैसे हुई कि क्वेश्चन जो थे यहाँ, ये जो पार्ट सी था, सिलेक्शन पिछली बार ग्रेड 1 में उसी का हुआ जिसका एक पार्ट सी बहुत स्ट्रांग था, और जिसको पार्ट सी नहीं आता था उसके डब्बे गोल हो गए पूरे। और पार्ट सी इन द सेंस का मतलब इसमें चीजें 4 ही हैं टोटल, इसमें केवल 4 चीजें हैं। एक आपको इसके अंदर हेरोल्ड पिंटर का बर्थडे पार्टी है, एक अनीता देसाई का क्राई द पिकॉक है, एक टीएस इलियट की वेस्टलैंड है, और एक 4 वेराइटीज ऑफ लैंग्वेजेस हैं, क्रियोल है, पिजिन है, कोड स्विचिंग है और कोड मिक्सिंग है। कुल मिला के 4 ही टॉपिक हैं, अभी एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे हम। कुल मिला के केवल 4 ही टॉपिक थे, और 4 टॉपिक में भी क्या था कि सबको पता था, मुझे भी पता था, सबको ये पता था कि 4 जो क्वेश्चन, सबको ये पता था कि 4 जो क्वेश्चन है वो वेराइटीज ऑफ लैंग्वेजेस में आने हैं। तो 4 फिक्स थे, एक क्रियोल का, एक कोड मिक्सिंग का, एक कोड स्विचिंग का, एक पिजिन का। 4 यहां से क्वेश्चन आ गए, सबको लग रहा था। एक क्वेश्चन कोई अनीता देसाई का क्राई द पिकॉक में आ गया, 2 क्वेश्चन बर्थडे पार्टी में आ गए, 7 हो गए। एक बची वेस्टलैंड, उस वेस्टलैंड को पढ़ते ही नहीं है, ना पढ़ाते हैं ना पढ़ते हैं, ना तो लोग पढ़ाते हैं ना स्टूडेंट पढ़ते हैं, और उस वेस्टलैंड ने सबका काम तमाम कर दिया। उस अकेली वेस्टलैंड में से ही 13 क्वेश्चन आ गए, 12-13 क्वेश्चन वेस्टलैंड अकेले में। बर्थडे पार्टी में अकेले में 7-8 क्वेश्चन आ गए। यानी इस पार्ट में जहां 10 क्वेश्चन आ रहे थे, यहाँ क्वेश्चनों की संख्या हो गई 29, 30 क्वेश्चन आ गए इसमें से। समझ रहे मेरी बात? तो जहां 10 क्वेश्चन आ रहे थे तो मतलब कोई बात नहीं, अब 10 क्वेश्चन की बजाय अब क्वेश्चनों की संख्या कितनी हो गई? 30। यानी लगभग 19 क्वेश्चन एकदम से धड़ाम से बढ़ गए इसमें। और जो ही 19 बढ़े तो बढ़ेंगे कहां से? वेस्टलैंड में से। और बढ़ेंगे कहां से? बर्थडे पार्टी या क्राई द पिकॉक उसमें से। तो क्वेश्चन बढ़ गए वहां से, और नतीजा ये हुआ कि उसको पढ़ ही नहीं पाए बच्चे, और बहुत सारे गलत करके आ गए। जब पिछली बार एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम के 2 दिन पहले मैंने वेस्टलैंड वाले क्लास की मैंने वहां डाल दी वीडियो, अभी एक पड़ी होगी यूट्यूब पे, बाकी पड़ी नहीं है। और बहुत सारे बच्चों ने उसको पढ़ने के बाद फोन किया, सर हमारे वेस्टलैंड से क्वेश्चन सारे ठीक हो गए, सारे क्वेश्चन। मेरी क्लास का एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसने वेस्टलैंड का एक भी क्वेश्चन गलत किया हो, क्योंकि मैंने वेस्टलैंड ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 12 दिन पढ़ाई उनको। और मैंने उनको पक्का बोला था कि चाहे और में क्वेश्चन छोड़ना, वेस्टलैंड में क्वेश्चन नहीं छोड़ना, कोई हार्ड नहीं समझेंगे उसको हम। इसका मतलब यहां से अब आपको ये बिल्कुल क्लियर कट दिमाग में कर लेना है कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाए हमें कोई नहीं पता, किस पार्ट में क्वेश्चन ज्यादा आ जाए हमें इसकी कोई गारंटी। ईच एंड एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। हर एक दिया गया पॉइंट, हर एक दिया गया बिंदु हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। और हमें हर एक बिंदु को बहुत ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है, किसी को भी हम छोड़ नहीं सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई जो बता रहा हूं मैं? यस और नो? पक्का? देखो, फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन लेना है, फर्स्ट पेपर तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा। फर्स्ट पेपर में आप नंबर नहीं लाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा फर्स्ट ग्रेड में, ये भी तय है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। फर्स्ट ग्रेड का भी मैं आपको बता दूंगा अलग से, बहुत सारा उसमें क्या क्या सिस्टम है। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड अगर आप रैंक की सोच रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड, आई स्कोर्ड 102 मार्क्स इन पेपर फर्स्ट, मेरे 102 नंबर आए हुए हैं पेपर फर्स्ट में। 102 का मतलब समझ गए आप? 102 का मतलब 51 क्वेश्चन लगभग। ठीक है, तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत जान लगानी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि आसानी से हो जाएंगे आपको। तो जब रैंक में जाना चाह रहे हैं, और इस वाले पार्ट में 130 क्वेश्चन तक टच करना है आपको, 130, ऊपर तो भगवान करे तुम 150 करो, लेकिन 150 तो होंगे नहीं, लेकिन कम से कम 130 मार्क का आइडिया लेके चलोगे तो 125, 124, 122, 123। मैं एक जनरल कैटेगरी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, कैटेगरी वाइज चेंजेस हो जाते हैं। तो कुल मिला के जब हम इसको देख रहे हैं तो हमने, हमारे पास कितने पार्ट हैं? ये 4 पार्ट हैं।
ना प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप इस पार्ट 1 को देखते हैं, इस पार्ट 1 को देखेंगे तो कतई इजी और सिंपल है आपके लिए, कोई बहुत ज्यादा तकलीफ वाला नहीं है। हालांकि आपने बहुत सारे बच्चों ने ग्रामर पढ़ भी ली होगी, बहुत सारे नए बच्चे होंगे। तो ग्रामर जो हमने पढ़ी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप जो क्लास है, क्लास के ग्रामर के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से तैयार करना, नोट्सों को अच्छी तरह पढ़ना, ग्रामर का कोई भी एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। आरपीएससी के जो एग्जाम हो रहे हैं स्कूल लेक्चरर के, वो 2006 में जो एग्जाम हुआ, याद रखोगे सारी बातें ऐसे ही। 2006 में जो एग्जाम हुआ पेपर, वो सब्जेक्टिव था। सब्जेक्टिव का मतलब, सब्जेक्टिव का मतलब लिखित वाला पेपर था। और जब लिखित पेपर होता था तो सब चीज लिखवाते थे उसमें, सेंटेंस देके पैसिव वॉइस बनाओ कॉपी में, लेटर लिखो, प्रेसी लिखो, रिपोर्ट राइटिंग लिखो। ये सब्जेक्टिव पेपर हुआ करते थे 2006। उसके बाद वैकेंसी आई 2010 में। 10 में इंग्लिश की वैकेंसी नहीं आई, 2010 में इंग्लिश सब्जेक्ट की वैकेंसी नहीं आई। इंग्लिश की वैकेंसी आई 2011 में, जिसका एग्जाम लगा था 2012 में। ये पहली बार इंग्लिश का एग्जाम था जब पेपर सब्जेक्टिव नहीं होके क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव। पहली बार ऑब्जेक्टिव पेपर का पैटर्न बना, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। उस साल की बात कर रहा हूँ 2012, मार्च अप्रैल 2012 में पेपर हुए थे ये। ठीक। और यहां से जब ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ, तो जब सिलेबस चेंज हुआ ना, तो कुछ चीजें ऐसी थी जो सिलेबस में ऐसी की ऐसी पड़ी रह गई। और इसके 3 नमूने आपके सामने हैं, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10। ये वो 3 पॉइंट हैं जिनका इस तरह से कोई लेना देना नहीं है, इनका कोई भी मतलब नहीं एक तरीके से अगर आप देखते हैं तो यहाँ। क्योंकि ना तो आपसे प्रेसी लिखवा रहा है वो, ना आपसे रिपोर्ट लिखवा रहा है, ना आपसे लेटर लिखवा रहा। मेरी बात सुन रहे हो क्या आप? ना तो आपसे प्रेसी लिखवा रहा है, ना आपसे रिपोर्ट लिखवा रहा है, ना आपसे लेटर लिखवा रहा है। 3 ये ऐसे पॉइंट हैं जहां आपको क्या करना है, केवल इनमें से जो चीजें तैयार करनी है वो है फैक्चुअल चीजें, यानी फैक्ट तैयार करने हैं हमें इनके। फैक्ट समझ रहे हो कि प्रेसी क्या होती है, प्रेसी किसे कहते हैं, प्रेसी सब कहां से निकल के आया है, प्रेसी की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, यानी फैक्ट तैयार करने हैं किसके, प्रिसाइज यानी प्रेसी के। लेटर कितने प्रकार के हैं, फॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, सोशल लेटर क्या होता है, पर्सनल लेटर क्या होता है ना, इम्पर्सनल लेटर क्या होता है। तो वो सब सारी चीजें, ऑफिशियल लेटर की क्या विशेषता होती हैं, सब्जेक्ट किसमें आता है, सब्जेक्ट क्या होता है, सैल्यूटेशन क्या होता है, डेट कैसे लिखते हैं, तो सब, फेथफुली कहाँ आता है, ओबीडियंटली कहाँ आता है, वो सारी चीजें फैक्ट वाली, वो हमें किसमें सीखनी है, लेटर राइटिंग में। और वैसा ही कुछ हमें सीखना है रिपोर्ट राइटिंग में। यानी लेटर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, कुल मिला के ये 2-3 घंटे का कंटेंट है। 2 घंटे 3 घंटे पढ़ोगे आपके सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। इसका मतलब आप ये सोच लो कि 10 में से आपके 3 टॉपिक तो है ही नहीं ग्रामर में। कितने बचे? 7। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो ये जो 3 पॉइंट हैं, ये आपके सिर्फ और सिर्फ क्या हैं, फैक्चुअल वाले हैं। 1-1.5-2 पन्नों में प्रेसी लिख लो, 1-1.5 पन्ने में लेटर लिख लो, 1-1.5 पन्ने में रिपोर्ट राइटिंग के नोट्स लिखवा दूंगा मैं आपको। और उसको क्या करना है, आपको तैयार करना, बस उनको याद कर लेना है। तो यानी इनका इसमें कोई खास बात नहीं है, तो ये कोई लेना देना नहीं है। ये गए 3 टॉपिक, यानी ग्रामर में अब टॉपिक कितने बचे? 7। 7 में से भी ऊपर जाओगे 7वें टॉपिक पे, ये भी कोई टॉपिक नहीं है एक तरह से। ये पैसेज है भाई, आप पैसेज जितने एक्सरसाइज कर लो, पुराने हल कर लो, क्वेश्चन निकालने। बताओ पैसेज में क्या करना है, समझ रहे हो मेरी बात? इसका मतलब ये भी कोई ग्रामर का स्पेशल टॉपिक। तो बचे कितने टॉपिक? 6। मीनिंग भी आपको फ्रेजल वर्ब याद करनी है भाई, इडियम्स और फ्रेजेस क्या करनी है। अब याद करने के लिए आप, बहुत सारी बुक हैं, ब्लैक बुक लिया हो, अच्छी बुक है। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ब्लैक बुक नाम की एक बुक आती है, और उस ब्लैक बुक में से आप आसानी से इसको तैयार कर सकते हो। ब्लैक बुक से उसमें टॉप 200 फ्रेजल वर्ब्स या टॉप 200 इडियम्स लिखी हुई हैं। रोजाना 3-3 पढ़ो, अभी लगभग 1 साल है आपके पास पूरा, एग्जैक्टली। तो आराम से आप अगर दिन के 3 भी याद करोगे तो आराम से तैयार हो जाएंगे। समझ, कोई मैटर नहीं है, कोई इशू नहीं है। रोजाना 3-3 5-5 याद कर लो, बहुत है। अच्छी बात यह है कि आपको सिनोनिम और एंटोनिम नहीं है तो कोई आफत नहीं है ज्यादा। उसमें प्रॉब्लम होती है तो बहुत इजी है फ्रेजल और इडियम्स, 100% ठीक होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये टॉपिक भी गया। बचे ग्रामर में टॉपिक कितने? 5। इसका मतलब अगर आप मुझसे ये कहो कि प्योरली अगर ग्रामर की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड में ग्रामर में केवल 5 ही टॉपिक हैं। केवल कितने हैं? 5 टॉपिक हैं ग्रामर के लिहाज से। तो बहुत सहूलियत है ना, कि टॉपिक तो 5 हैं, क्वेश्चन उतने ही आने हैं, क्वेश्चन तो बहुत आने हैं। तो इसका मतलब, लेकिन ये पांचों टॉपिक जो आपके सिलेबस में हैं, उनमें से 4 टॉपिक बहुत खतरनाक हैं। पहला, आर्टिकल एंड
डिटरमिनर। मैं अक्सर क्लास में पढ़ाते हुए बच्चों को बहुत बार बोलता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको ग्रामर में कोई क्वेश्चन गलत होंगे तो 4 टॉपिक में ही होंगे। आरपीएससी को ही पता है कि ग्रेड 1 वाले बहुत होशियार हैं, तो उनको 4 टॉपिक वही देते हैं कि बेटा देख इसमें तो क्या करेगा। तो एक आर्टिकल और डिटरमिनर, दूसरा मॉडल, तीसरा प्रीपोजिशन, और चौथा टेंस यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक, तो चारों वो टॉपिक जो गलती करवाने वाले क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे यहाँ। लेकिन अपन इसको पढ़ भी चुके हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेंगे। इन चारों में कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से, है ना। नोट्स पढ़ो आराम से, नोट्सों से आराम से तैयार हो जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। अब बीच में बचा ये वाला टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन। नाम ही बड़ा लग रहा है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। इस इन 4 में से जो क्वेश्चन गलत करेगा उसका जिंदगी में फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन नहीं होगा। ध्यान से सुन लेना, मैं पहले कह रहा हूँ 100%। भले क्वेश्चन को 10 बार चेक करके सोल्व करके करना, पर अगर आपने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन गलत कर दिए, मतलब आप बहुत पीछे चले गए, क्योंकि 2 नंबर का मतलब कहानी खत्म है। समझ गए मेरी बात। तो इन 4 टॉपिक में से एक भी क्वेश्चन किसी भी हाल में आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप यूं मान के चल रहे हैं कि 55 क्वेश्चन आने हैं या 50 क्वेश्चन आने हैं, तो आप ये मान लो एक टॉपिक के लगभग 10 क्वेश्चन पांति आ रहे हैं इनमें से, ऊपर वाले में से, तो आराम से आप 2-2 3-3 क्वेश्चन इनके भी आएंगे। तो यहां से आपको क्या करना है, इन चारों टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। इनके कभी क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, ऑप्शन से क्वेश्चन आसानी से हल कर देंगे। इन क्वेश्चनों को पढ़ना कैसे है, तैयार कैसे करना है, आपने क्लास ली आराम से, ग्रामर में नोट्स पढ़ो आराम से। नोट्स पढ़ने के बाद पीवाईक्यूज हल करना। पीवाईक्यूज का मतलब पुराने क्वेश्चन। ठीक, अगर आप सारे पुराने क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं, इसका मतलब आपको एग्जाम में भी कोई रोकने वाला नहीं है। और फिर भी थोड़ी बहुत शंका महसूस होती है, थोड़ी बहुत तकलीफ महसूस होती है, तो फिर बाद में जो टेस्ट देंगे हम, क्लास बाद में थोड़ी डेट आने दो या थोड़ा समय बीतने दो, टेस्ट सीरीज चलाएंगे तो उसमें टेस्ट हल करना, आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे। इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत आपको इन 4 टॉपिक को बस अच्छे से तैयार करना है, डिटर्मिनर, टेंस, मॉडल और प्रेपोजिशन। ठीक है। बुक अंग्रेजी की पढ़ने को आप रेन मार्टिन पढ़ सकते हो, थॉमसन मार्टिनेट पढ़ सकते हो, बहुत सारी बुक पढ़ सकते हो, लेकिन उन बुक को थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड कम बनाए। हालांकि उसमें एक खास बात है कि एग्जाम्पल कई बार उनसे यूं कहीं वो पूछ लेते हैं, लेकिन समझने के लिहाज से, आपके लिए कंटेंट के लिहाज से इतनी ज्यादा उसमें मटेरियल आपको मिलेगा नहीं। तो अपने सब कुछ उसमें इकट्ठा करके डाल रखा है आराम से, आप नोट्स में पढ़ोगे, मेरी गारंटी आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें गलत होने वाला नहीं है, सिवाय प्रीपोजिशन के, जिसमें आपको फिक्स प्रीपोजिशन क्या करनी है, याद करनी है। कई बार एक आधी फिक्स प्रीपोजिशन ऐसी हो जाती है तो हम नोट्स में से बाहर भी आ जाती है। ऐसा तो नहीं है कि मैं 200% नहीं नहीं उसी में से आएगी, तो हो सकती है एक आधी बार आ जाए, वो किसी से भी आ सकती है। बाकी ये वाला पोर्शन जो है आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग ग्रामर पोर्शन यू कैन आस्क मी, नहीं तो आगे बढ़ता हूँ। बात समझ में आ गई यहाँ तक की? क्लियर हो गया? समझ में आ गया आपको? तो आप मेरे को समझ में हो कि ग्रामर के हिसाब से आपके पास कितने टॉपिक हैं? 5 टॉपिक हैं। आर्टिकल डिटर्मिनर है, टेंस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ऑक्सिलरी या मॉडल है, और प्रीपोजिशन है। प्योरली ग्रामर के कितने टॉपिक हैं? 5। हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन में 4 हिस्से हैं, लेकिन हम उसको एक ही नाम से जान रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। और उसके क्वेश्चन किसी भी हाल में गलत नहीं करने हैं। बोलो नहीं करेंगे। अगर यहां से गलत करके मेरे पास मुंह लटका के आए एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके, तो सीढ़ी भी नहीं चढ़ने दूंगा। ध्यान से सुन लेना, तो समझ मेरी बात। यहाँ इस पार्ट में क्वेश्चन गलत, केवल और केवल एक आधा क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं, कहां? प्रेपोजिशन में। ठीक है, क्लियर? अब आप ये समझो, जब मैं आपको ये कह रहा हूं कि 150 क्वेश्चन आने हैं, अभी मैं 150 वाला क्वेश्चन पे भी जाऊंगा, लास्ट में साइको वाला पार्ट भी समझाऊंगा कि क्या मैटर है। तो आपको ये होना चाहिए कम से कम भाई, ग्रामर में अगर 55 क्वेश्चन आ रहे हैं मान लो, तो 55 में से मुझे 50 से 52 क्वेश्चन ठीक करने हैं। 50 क्वेश्चन मुझे ठीक करने, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान निकल जाए, चाहे मर जाऊं मैं, 50 क्वेश्चन मुझे ठीक करने हैं। इसका मतलब मुझे मेहनत करनी है, उसके लिए पढ़ना है, सीधी सीधी तरीका ये है, सीधी बात यही है। तो यहां से आपको 50-55 क्वेश्चन लगभग लगभग अपन क्राइटेरिया मान के चल रहे हैं, ऊपर नीचे हो सकता है, कोई भी इसके बारे में श्योर नहीं है, बशर्ते कि आरपीएससी दोबारा सिलेबस में थोड़ा बहुत फेरबदल करके डाल नहीं दे, तब तक ये मानना है कि कोई सी भी टॉपिक में से कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बी रेडी फॉर दैट। समझी मेरी बात? ऐसा नहीं कि इसमें गुरु जी हो तो मैं पढ़े को नेम ज्यादा पूछ लिया, गलती है, गलती तुम्हारी है। उसको तुमसे पूछ के नहीं करेगा, हेलो बताओ कौन सा ज्यादा पढ़ा है बताओ, ऐसा नहीं है। इसका मतलब आपके लिए तो हर टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर टॉपिक को उसी तरह से तैयार करना है। अब बढ़ते हैं आगे हम पार्ट बी की तरफ, और जिसको हम शुरू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको मेरी तैयारी के हिसाब से बात बता रहा हूं कि जब मैंने लिटरेचर पढ़ी 2011-12 में,
तो मुझे लगा कि मैं कितनी बार इसको, कई बार रीडिंग कर दी मैंने, बहुत बार रीडिंग कर दी, तब से अब तक तो शायद मैं लगभग 400-500 बार पढ़ चुका हूँ इनको, एक एक टॉपिक को, क्योंकि इतनी बार पढ़ा दिया, 10-12 साल हो गए बैच पढ़ाते पढ़ाते। लेकिन जब मैंने तैयारी करा था तब भी मुझे हर पोइम की एक एक लाइन और एक एक वर्ड याद था, हर पोइम की एक एक लाइन और एक एक वर्ड याद था। मुझे कोई ब्लैंक देके ये पूछे ना कि यहाँ क्या आएगा, मैं बता दूंगा इज आएगा या इसकी जगह। आप इस बात को समझ रहे हैं? अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको स्कूल लेक्चरर बनना है ग्रेड 1 में, क्योंकि पोस्टें कम आती हैं इंग्लिश में, हालांकि पोस्टें बहुत सारी खाली पड़ी हैं, लेकिन वो पोस्टें तब होंगी जब गवर्नमेंट स्वीकृत कर देगी। 11वीं 12वीं की स्कूलें जहां भी हैं राजस्थान गवर्नमेंट में, जहां तीनों सब्जेक्ट नहीं है, आर्ट कॉमर्स साइंस, वहां लेक्चरर की पोस्ट नहीं है, वहां सेकंड ग्रेड का टीचर ही 11वीं 12वीं को पढ़ा रहा है। जिस दिन वो पोस्ट स्वीकृत हो जाएंगी तब तो एक साथ 4-5 हजार पोस्टें बढ़ जाएंगी, लेकिन अभी के लिहाज से 300 से 350 का पोस्ट का आंकड़ा रहता है इंग्लिश में, 280 से 330 340 के बीच। हो सकता है कि बार संख्या अगर थोड़ी लेट वैकेंसी आए तो बढ़ जाए, लेकिन अभी जो 2400 वाला घूम रहा है सिक्का, अगर वही चला तो वैकेंसी 200 से ज्यादा नहीं आनी है आपकी इंग्लिश में। ठीक, इसका मतलब कि आपको एक एक वर्ड और एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब ये जो पोइट्री वाला पोर्शन है, पहला पोर्शन हमारे पास पोइट्री, पोइट्री में पोइम है कितनी, 8। ठीक है, अब यहां से दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात कि इन 8 पोइम को आप देखेंगे तो आपके लिए, जैसे सपोज करो पोइम लिखी है ऑन इज ब्लाइंडनेस, इसका मतलब आपके लिए यहां सबसे इंपॉर्टेंट ऑन इज ब्लाइंडनेस है। मिल्टन भी बाद में है। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बातों को समझना, इसका मीनिंग समझना, मैं क्या कह रहा हूं कि पहले लिए आपसे सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, ऑन इज ब्लाइंडनेस है। आज तक 2011 से लेके अब तक, पिछली बार भी बहुत हा हुल्ला कर रहे थे, आरपीएससी ने कभी भी संस्कृत डिपार्टमेंट को छोड़ के पोइट के बारे में भी आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। समझ रहे हो क्या? जो भी क्वेश्चन पूछा है वो पोइम पे पूछा है, या वर्क जो दिया गया उस वर्क पे पूछा है, यानी किसी पोइट से रिलेटेड या किसी राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा है। फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी हमें उसकी रखनी चाहिए, बाई चांस पूछ ले तो हम सोल्व कर दें। लेकिन पहला फोकस, पहली आपके इंपॉर्टेंट जो फोकस होना चाहिए वो किसके ऊपर होना चाहिए, वर्क के ऊपर। तो ये जो 8 पॉइंट देख रहे हो, इन पॉइंट को हम एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, और हर पॉइंट को आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है, लाइन टू लाइन याद करना है। समझ गए? आपको कह रहे हैं कोई लाइन में से अगर वर्ड गायब कर दे तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ ये वर्ड ये गायब रह गया, ये होना चाहिए था। इस प्रकार की प्रिपरेशन आपको करनी है, देन ओनली यू कैन बिकम लेक्चरर, अदरवाइज इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। समझ गए मेरी बात? तो आप करोगे ये क्या, पोइम को कैसे याद होंगी, कैसे याद होंगी? बस पढ़ ले रहो बार बार, पढ़ते रहो बार बार, पढ़ते रहो बार बार, ऐसे रटते रहो। व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट इन दिस वर्ल्ड डार्क एंड वाइड, एंड दैट वन टैलेंट विच इज दैट टू हाइड केप्ट विद मी यूजलेस, ऐसे पढ़ते जाओगे तो हो जाएगा मिल्टन की पोइम। बहुत सारी पोइम, तो 8 पोइम है, छोटी छोटी है, बहुत बड़ी पोइम नहीं है। थोड़ी सी बस इसमें ओड टू द वेस्ट विंड, थोड़ी सी ये मान लो, थोड़ी सी टिपिकल है, थोड़ी सी, ज्यादा भी नहीं है, थोड़ी सी टफ है, और थोड़ा बहुत मानो तो ग्रेशियन अर्न मान लो हल्की फुल्की, बाकी तो सब ऐसे ही है, मस्ती मस्ती वाली पोइम है। ठीक, तो आपको ये मैं एक एक लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा, एक एक वर्ड टू वर्ड समझाऊंगा, और मेरी गारंटी कि आप एक वर्ड के अंदर भी कोई आपको डाउट या कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बट शर्त यह है कि पोइम आपको याद होनी चाहिए। बोलो याद करेंगे? एक बार नहीं, बोलो याद करेंगे, बोलो याद करेंगे। क्लियर है? अब गुरु जी बुक बताओ इनकी, इनकी कोई बुक नहीं है भाई। बुक ये है, मैं आपको कहूंगा कि मिल्टन की किताब ले आओ, मिल्टन की बुक लाओगे तो मिल्टन की उस बुक में आपको पन्ने काम आने हैं 4 ही, क्योंकि पोइम पढ़नी है आपको कौन सी, ऑन इज ब्लाइंडनेस, उसमें मिलेंगे 100 पोइम, तो 99 पोइम तो आपके काम की नहीं है, इसका मतलब बुक भी आपके काम की। तो फिर क्या करेंगे आप, टेक्स्ट में दूंगा आपको, नोट्स में लिखाऊंगा आपको, आपको याद करना है, इसलिए कुछ नहीं करना है। तो इन 8 पोइम के लिए आपको कुछ भी लाने की जरूरत, आई विल प्रोवाइड यू द टेक्स्ट, 8 पोइम के टेक्स्ट में आपको दूंगा, आपको सिर्फ क्लास में पढ़ना है, नोट्स लिखने हैं और पोइम को याद करना है। ठीक, समझ गए? जो जो पोइम पूरी होगी उसके पुराने क्वेश्चन हल कर लेंगे हम एग्जाम में आए हुए, फिर जब आप टेस्ट देंगे तो सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। तो ये हमारा पैटर्न रहेगा किसको पढ़ने का, पोइम का, यानी वी विल स्टडी द पोइम, क्या, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है। समझ गए मेरी बात? तो ये कुल मिला के हमारे सिलेबस में कितनी पोइम है, 8 पोइम है। ठीक है, और आपके पास समय बहुत है, अभी आराम से पढ़ो, कोई ऐसे प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है, और ऐसा पढ़ो कि सामने वाला याद करे कि क्या पढ़ा है बंदे ने। दूसरा है ड्रामा, 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 ड्रामा आपके सिलेबस में 2 हैं, मैकबेथ और एज यू लाइक इट।
मुझे डर है, मुझे डर है इस बात का कि कोई अगर ऐसे ही पिछली बार की तरह पोइम दी तो ऐसा नहीं हो कहीं मैकबेथ में 20 क्वेश्चन टेक दे उठा के। मुझे डर है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि एज यू लाइक में 15 क्वेश्चन उठा के टेक दे, ऐसा मुझे अंदेशा है। श्योर नहीं हूं, अंदेशा है। तो आप क्या चाह रहे हैं, इतने क्वेश्चन आए कि नहीं आए इसमें से? आने तो क्या फर्क पड़ रहा है, हम पढ़ेंगे इसको लाइन टू लाइन। हम मैकबेथ को भी लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और एज यू लाइक इट को भी। और मेरी गारंटी है, आई एम डेड श्योर अबाउट इट कि आप इन दोनों में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। शर्त वही है, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। एक तकलीफ और दूंगा इसमें आपको, इनकी बुक लानी पड़ेगी आपको दोनों की, मैकबेथ और एज यू लाइक इट की। ठीक, बहुत सारी पब्लिकेशन की बुक आती है इसमें। आप तो रामा ब्रदर्स की बुक ले आना। किसकी? नहीं लाए हो तो भले कल ही खरीद लेना, पढ़ लेना बैठे बैठे जितना समझ में आए। रामा ब्रदर्स, देखो पहले मेरी सुनो बात ध्यान से। रामा ब्रदर्स की बुक आती है, रामा ब्रदर्स, ऐसे नहीं कि मेरा उसमें कोई कमीशन है, ऐसा कुछ नहीं है। 3 कैटेगरी की बुक आती हैं। एक वो आती हैं जिनमें हिंदी भी आती है साथ में, एक वो आती हैं जो अंग्रेजी में है, एक वो आती हैं थोड़ी टफ अंग्रेजी में है। तो टफ अंग्रेजी भी हमारे कोई ज्यादा खास काम की नहीं, जरूरत नहीं है, ऐसे लग रहा है तो बढ़ सकते हो। डॉक्टर सेन, सेन पब्लिकेशन आता है, उसकी थोड़ी हार्ड है लैंग्वेज। रमा ब्रदर्स की लैंग्वेज मेरे लाइक स्टूडेंट जैसे, मेरे जैसों के लिए है, ठीक, और आप जैसों के लिए भी है। और भी आती है नारायण सीरीज, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आदर्श पासबुक, बहुत सारे आते हैं जिसमें हिंदी भी आती है। तो हमें ज्यादा हिंदी से भी जरूरत नहीं है, हिंदी कहानी में समझा दूंगा आराम से, आपको टेंशन नहीं है। आप तो क्या करना, रामा ब्रदर्स की बुक लाना, उसमें दोनों चीजें मिलेंगी आपको। एक तरफ तो पैराफ्रेज मिलेगी और एक तरफ टेक्स्ट मिलेगा। तो टेक्स्ट हम क्लास में पढ़ेंगे आराम से, समझ गए? तो इन दोनों का टेक्स्ट लाएंगे, टेक्स्ट को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। ऐसे कुछ लाइंस बीच बीच में आएंगे जो बिल्कुल ही बकवास है, जिनका कोई मतलब नहीं है, उनको छोड़ते हुए बाकी सब लाइनें लगभग लगभग हम पढ़ लेंगे। ठीक, मैकबेथ और एज यू लाइक इट, समझ रहे हो ना मेरी बात? यस और नो? तो मैकबेथ और एज यू लाइक हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। कुछ लाइनें जो बिल्कुल बकवास हैं, फर्जी हैं, उनको अवॉइड करते हुए हम इन दोनों को कंप्लीट करेंगे, किसको, मैकबेथ और एज यू लाइक इट। कहानी आपको सुननी है तो मैंने डाल रखी यूट्यूब पे, 20-20 मिनट की कहानियां सुन लो भले डाल के, बाकी मैं क्लास में सुनाऊंगा तब सुनना, नहीं तो आपका थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं दो प्रोज, और दो प्रोज हैं आपके कौन, एक तो बेकन का ऑफ स्टडीज और दूसरा है लैम का इन द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स। आपके सिलेबस में अगर कोई ये कहे कि आप देखना, आप आज घर जाना और घर जाके मैंने उसमें वो डाल रखा है एक वीडियो, इन द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स, उसमें कमेंट बॉक्स में जाके नीचे कमेंट देखना, गुरजीत दूसरा भी डाल दो, गुरजीत दूसरा भी डाल दो, हर दूसरा कमेंट ये गुरजीत दूसरा भी डाल दो, क्योंकि ये समझ में नहीं आता है भाई। थोड़ा सा दो चीजें समझने में मुश्किल है आपको, एक वेस्टलैंड और दूसरा इन द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स। ठीक, तो ये दोनों ऐसे हैं, ऑफ स्टडीज ठीक ठाक, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसको हमने इन द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर जो है, इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, ऑफ स्टडीज को भी लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। इसकी भी आपको कोई किताब लाने की जरूरत, ऑफ स्टडीज का भी मैं आपको टेक्स्ट दूंगा, इन द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स का भी टेक्स्ट दूंगा, और लाइन टू लाइन आपको पढ़वा दूंगा। शर्त यह है कि आपको उसको क्या करना है, रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है, रट जानी चाहिए ऐसे, स्टडी सर फॉर डिलाइट ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी, ऐसे रट जाए, रटोगे तभी लाइन याद होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसे रटना चाहिए। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड वेस्टेड, बहुत सारी लाइनें उसमें, सब पूरा कोटेशन इसमें भरा पड़ा है। तो ये हमारा हो गया ऑफ स्टडीज और इन द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर। ठीक, उसके बाद आते हैं दो फिक्शन आपके सिलेबस में, यूजी वाले पार्ट में। एक तो है मेयर ऑफ कैसब्रीज, दूसरा है वेंडर ऑफ स्वीट्स। देखो भाई, मेयर ऑफ कैसब्रीज में 45 चैप्टर हैं। कितने? तो मेरे को तो एक महीना, 2-1.5 महीना इसमें लग जाए पढ़ाते पढ़ाते। ये मैं आपको लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाऊंगा, ये आपको घर पे पढ़ना है। ठीक, आराम से टेक्स्ट लाना है इसका, मेयर ऑफ कैसब्रीज का, और पढ़ना है इसको। इसकी मैं थीम थ्योरी सब एक एक अच्छे से खूब टेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट बिंदु हैं सब पढ़ा दूंगा आराम से। लेकिन इसको आपको खुद को भी घर पे पढ़ना है। किसको? मेयर ऑफ, एक वर्क ऐसा दे रहा हूं आपको, मेयर ऑफ कैसब्रीज और एक वेंडर ऑफ स्वीट्स, दो, एक आएगा आपके तीसरा क्राई द पिको। ये फिक्शन है, फिक्शन में इतने डिटेल से क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी क्या पता आ जाए, तो हमारे पास खूब है, साल भर पढ़ा है। आपको मैं इसकी थीम थ्योरी समझाऊंगा, इसके बाद आपको इस टेक्स्ट को पढ़ना है खुद घर पे। समझ में आए? ठीक है, नहीं समझ आया तो मुझसे पूछना कि सर ये समझ में नहीं आया। बाकी क्लास में पढ़ने के बाद पढ़ोगे तो सब उसमें समझ में आपको आ जाएगा। कहानी समझा दूंगा, चैप्टर वाइज समरी समझा दूंगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखवा दूंगा, क्वेश्चन पुराने करवा दूंगा। लेकिन आपको क्या करना है फिर, इसमें टेक्स्ट जो लाइन टू लाइन आप घर पे पढ़ लेना। ठीक,
मेयर ऑफ कैसबरीज और वेंडर ऑफ स्वीट्स। ठीक है, तो इन दोनों को आप पढ़ना आराम से। इसका टेक्स्ट लिया ना ओरिजिनल मेयर ऑफ कैसबरीज का, किसी से भी मिल जाएगा मार्केट में, और एक वेंडर ऑफ स्वीट्स, दोनों फिक्सन है हमारे पास। ठीक है, बात समझ में आ गई? उसके बाद ये आ गए आपके एन एक्वेंटेंस विद फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच। फॉर्म और फिगर ऑफ स्पीच हैं वो हम पढ़ेंगे जितने भी। पहले तो मैंने क्लास में 60-60 70-70 पढ़ाई हैं ये, क्योंकि तब हमारे सिलेबस में लिखी हुई नहीं थी कि कौन सी हैं, लेकिन अब हमारे सिलेबस में स्पेशली मेंशन है, तो इन्हीं को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। एक एक को हम पूरा डिटेल से पढ़ लेंगे इनको, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो सोल्व कर लेंगे। अब इनमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं आपको समझा दूंगा। जैसे ओड आ गई, मान लो इनमें से कोई भी एक फॉर्म पकड़ लो आप, कोई भी एक फॉर्म है, जैसे मान लो ओड है, तो अब आपसे जब ओड में क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको क्या है, इसमें हर एक फॉर्म में 4 चीजें ध्यान रखनी है। पहला, उसकी डेफिनेशन ध्यान रखनी है कि भाई डेफिनेशन क्या है, कि ओड है क्या, कहते किसे हैं। ठीक। दूसरा, उसकी विशेषताएं ध्यान रखनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं ओड की। दूसरा, तीसरा, इंपॉर्टेंट राइटर या इंपॉर्टेंट पोइट्स, है ना। इंपॉर्टेंट पोइट्स कौन है, जो जो ओड के लिए बहुत फेमस हैं, जिन्होंने ओड लिखी है ना, जैसे जॉन कीट्स है, कोलिंस है, स्विनबर्न है, टेनिसन है, ऐसे जो राइटर ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से राइटर हैं। और चौथा, इंपॉर्टेंट ओड्स हैं। ये 4 चीजें आपको हर फॉर्म में तैयार करनी है। बस इन 4 के आसपास ही आपका क्वेश्चन है। पहला आपको डेफिनेशन है, दूसरा आपका विशेषताएं हैं, तीसरी आपकी इंपॉर्टेंट राइटर्स और पोइट है, और चौथा इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। जैसे यहाँ ओड है, एलिजी आएंगी तो एलिजी आ जाएंगी। तो ये हर में क्या करना, हमें 4 चीजें तैयार करनी है। ठीक, वो सब मैं आपको नोट्स में लिखवा दूंगा, इसको आपको टेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा हो गया। फिर आता है फेनेटिक्स, तो पढ़ लेंगे हम फेनेटिक्स, कोई खास बात नहीं है। फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वर्ड स्ट्रेस, पढ़ना चाहो तो बुक चाहिए, तो बुक आती है सेठी और धमीजा की, पढ़ सकते हो आप, लेकिन इतना कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, और पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आप तो नोट्स पढ़ लेना, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। देखो, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं या कोई बहुत 30 मार्क का कोई ये कहे कि मैं पढ़ा दूंगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, इम्पॉसिबल वाली बात है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी और हम की सबकी मदर टंग क्या, हिंदी है। हो सकता है कोई एक वर्ड आप सही बोलते होंगे, हो सकता है कोई एक वर्ड मैं सही बोलता हूँ, जो आपने सही सुन लिया उसको आप सही बोल दोगे, मैंने सही सुन लिया उसको मैं सही बोल दूंगा। लेकिन ऐसा शब्द आ गया जो आपने भी नहीं सुना और मैंने भी नहीं सुना, जिसका मतलब उसका ट्रांसक्रिप्शन करना होगा तो गलत कर देंगे आप। तो ऐसा तो संभव नहीं है कि हम एक एक वर्ड, सारे वर्ड के ट्रांसक्रिप्शन याद कर लें, फिर तो बात ही अलग है, फिर तो कहानी खत्म है। वो तो स्कॉलर वाला केस हो गया। नहीं तो क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इनमें से भी, कुछ साउंड इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिहाज से, चय साउंड है, जय साउंड है, उन साउंडों से रिलेटेड क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन है कोई 30-40 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके आधार पे अगर क्वेश्चन करोगे तो आपके क्वेश्चन उसमें से हल हो जाएंगे। तो ये हमारा पार्ट कौन सा हो गया, ग्रेजुएशन वाला। तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा पार्ट हमारा कौन सा है, पोस्ट ग्रेजुएशन। कौन सा पार्ट? मैं ऐसे ही सुना रहा हूँ कि कुछ समझ में आ रहा है आपको सारी बात। सिलेबस कल अगर नहीं याद करके आए तो गेट में नहीं घुसने दूंगा, ध्यान से सुन लेना आप, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, इस मामले में बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ। सिलेबस ऐसे टिप्स पे सुनाओगे पहले क्लास में, एक एक जने सबके सब, तारी सबकी शकल थोड़ा देख लिया मैं। बोलो, याद करके आएंगे? हाँ, सिलेबस याद करने का मतलब आधा काम हो गया तुम्हारा, समझ गए मेरी बात। उसके बाद हमारा आ गया पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आपके सिलेबस में 2 ही चीजें हैं जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा रहती है और जो सबसे कम पढ़ाते हैं, एक तो इन द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर, हट, और दूसरा है आपका टीएस इलियट की द वेस्टलैंड। पक्का मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। हो सकता है इसमें से 15 क्वेश्चन भी आ जाएं, अकेली वेस्टलैंड में से। 434 लाइन है इसमें, समझ रहे हो, 434 के आसपास लाइन है इसमें, और एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्या है कि फ्रेगमेंटेड है ये, इसलिए समझ में थोड़ी कम आती है। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा वाली बात है इसमें। तो इसलिए क्या है, कुछ कहीं से उठाया, कुछ कहीं से उठाया, कुछ कहीं से उठाया, और ऐसी चीजों को जोड़ के जब साथ लाता है तो आदमी को समझ में नहीं आता। हो सकता है मुझे भी समझ में नहीं आई वो स्टार्ट में, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छे से आती है वो। और मैं आपको इसको एक एक लाइन टू लाइन अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यू नीड नॉट वर्री अबाउट इट, आपको इसके बारे में टेंशन करने की जरूरत
नहीं है। इसका भी टेक्स्ट मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, इसका टेक्स्ट लाने की जरूरत नहीं है। बस आपको तो क्लास मिस मत करना बीच में। वेस्टलैंड की क्लास मिस कर दी तो तुम्हारा कैरियर ही वेस्ट है, कुछ नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद हैरोल्ड पिंटर का बर्थडे पार्टी छोटा सा ड्रामा है, छोटा सा प्ले है। एक सुबह शुरू होता है, रात होती है, अगले सुबह खत्म हो जाता है। मॉर्निंग, इवनिंग, मॉर्निंग, द एंड। ठीक, छोटा सा है, कोई खास बात नहीं है, कर लेंगे इसको। कोई क्राई द पीकॉक, अनीता देसाई का, थोड़ी लैंग्वेज टफ है, इसको भी हम लाइन टू लाइन पढ़ लेंगे। बर्थडे पार्टी को भी, वेस्टलैंड को भी हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। तो अभी तक के इतिहास से, यानी पीछे वाले बैकग्राउंड से आपने देखा कि दो चीजें हम ऐसी हैं जो लाइन टू लाइन नहीं पढ़ रहे हैं। एक मेयर ऑफ कैस्प्रीज, दूसरा वेंडर ऑफ स्वीट्स। दो, वो आपको पढ़नी है, लाइन टू लाइन पढ़नी है वो आपको, मैं नहीं। बोलो हम। हाँ। और तीसरा जो है, एक इंपॉर्टेंट तीसरी चीज क्या है, क्राई द पीकॉक। थोड़ा समझने में हार्ड है ये, थोड़ी लैंग्वेज इसकी ऐसी है उटपटांग सी। बाकी थीम बहुत अच्छी है, बहुत शानदार उपन्यास लिखा है अनीता देसाई ने, और पहला उपन्यास है इनका क्राई द पीकॉक। ठीक। और थीम जो है माया और गौतम की कहानी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपको आनंद आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर इसको भी मैं लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाऊंगा, ये भी आपको लाइन टू लाइन पढ़नी है। यानी 3 फिक्शन हमारे सिलेबस में, देखो 3 ड्रामा है और 3 फिक्शन है। ड्रामा कौन कौन से हैं, मैकबेथ, एज यू लाइक इट और बर्थडे पार्टी। फिक्शन 3 कौन कौन से हैं, मेयर ऑफ कैस्प्रीज, वेंडर ऑफ स्वीट्स और क्राई द पीकॉक। फिक्शन जो है ना, उनको हम नॉन डिटेल से पढ़ेंगे, बाकी सारे हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक। और अगर समय ने अलाउ किया तो देखेंगे थोड़ा बहुत उसमें भी पढ़ा दूंगा, पर बाकी क्वेश्चन वाली सारी चीजें मैं आपको उसमें समझा दूंगा। इतना काम तो कर ही लोगे, बोलो करेंगे। ठीक है। उसके बाद है वेराइटीज ऑफ लैंग्वेजेस। वेराइटीज ऑफ लैंग्वेजेस, इसमें 4 हैं, क्रियोल है, पिजिन है, कोड मिक्सिंग है और कोड स्विचिंग है। 4 में एक एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन क्रियोल का आएगा, एक पिजिन का आएगा, एक कोड मिक्सिंग का और एक कोड स्विचिंग का। तो ये वेराइटीज ऑफ लैंग्वेजेज है। कुछ नहीं, नोट्स लिखवा दूंगा, समझा दूंगा अच्छे से, इतनी बढ़िया तरीके से आपको आराम से समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है, कोई नोट्स की आवश्यकता नहीं है, क्लास में नोट्स लिख लेना बहुत है। तो फिर आपको लाना क्या है, रामा ब्रदर्स के मैकबेथ और एज यू लाइक इट लाना है, उनको लेके आना है पहले दोनों घर जाके कल, और उनको थोड़ा थोड़ा देखना। मैकबेथ या एज यू लाइक इट दोनों में से एक पढ़ना शुरू कर दो, कोई भी। पहले मैं आपको ऑफ स्टडीज और इन द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीप पढ़ाऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चों के 2 ऐसे हो रहे हुए हैं। उसके बाद मैं सीधा मैकबेथ पे आ जाऊंगा, तो तब तक आप मैकबेथ की कहानी को एक बार क्या कर लेना, पढ़ लेना। ठीक है, समझ गए मेरी बात। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे, और चौथा पार्ट, जिस पार्ट को आप किस नाम से जान रहे हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। ये वाला जो पार्ट है, देखो अभी बहुत सारे बच्चे डेली मेरे से इसमें क्वेश्चन भी करते हैं, आप में से बहुत सारे शायद कई बार फोन करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर साइकोलॉजी कहीं हो लो। अभी एक एग्जाम होने वाला है संस्कृत डिपार्टमेंट का, ग्रेड 1 का होगा ना एग्जाम, एक संस्कृत डिपार्टमेंट का। तो उसके एवज से क्वेश्चन पूछते हैं बार बार कि संस्कृत डिपार्टमेंट तो सर वो अंग्रेजी में आ रहा है। बिल्कुल संस्कृत डिपार्टमेंट में अंग्रेजी में ही आएगा, और सेकंड पेपर में ही आएगी साइकोलॉजी। समझ रहे हो, कारण समझो मैं क्या कर रहा हूं आपको। जो अमेंडमेंट हुआ है ना, जो अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुआ है। किसमें, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है इसमें संशोधन हुआ है। एजुकेशन डिपार्टमेंट और संस्कृत डिपार्टमेंट दोनों अलग अलग हैं। संस्कृत डिपार्टमेंट के सिलेबस में या संस्कृत डिपार्टमेंट में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं हुआ है, इसलिए संस्कृत डिपार्टमेंट में ठीक वैसा ही सिलेबस है जैसा पहले था। लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट में बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है, जो नया नोटिफिकेशन आया है, जो नया उसने नोटिफिकेशन डाला है, कि साइकोलॉजी नामक जीव जो है वो अब पेपर फर्स्ट में आएगा। तो आप 500% श्योर रहें कि साइकोलॉजी नामक प्राणी जो है वो पेपर फर्स्ट में नहीं आएगा, पेपर सेकंड में आएगा। फर्स्ट में आएगा, सेकंड में नहीं आएगा। दोबारा बोल देता हूँ, साइकोलॉजी जो है वो आपको पेपर सेकंड में नहीं आनी, पेपर फर्स्ट में आनी है। उसका संशोधन हो चुका है, अमेंडमेंट आ चुका है, गजट नोटिफिकेशन आ चुका है, और 100% वैसा ही होना है। लेकिन उसमें जो शब्द लिखा है उन्होंने साइकोलॉजी लिखा है। यहाँ एक वर्ड और लिख रखा आगे, आप मेरी बात समझना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। इसमें जो है क्या, एजुकेशन साइकोलॉजी, ये वाला लिखा है। अब इसमें 2 बातें हैं,
कि हो सकता है इसके अलावा वाला जो हिस्सा है, ध्यान से सुनना, मैं 3 शर्त बता रहा हूं आपको, मैं आज बता रहा हूं, मेरा अंदेशा मैं आपको बता रहा हूं। ये जो 3 हिस्से दिख रहे हैं आपको, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर, आईसीटी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसको हो सकता है कि इसको इसका इसी पार्ट में रख दिया जाए। हो सकता है ऐसा, पहली पॉसिबिलिटी, पहली संभावना कि इसी में रह सकता है। समझ गए, इतना सा हिस्सा। दूसरी संभावना, हो सकता है ये पूरा ही चला जाए किसमें, पेपर फर्स्ट में। अगर ये पेपर फर्स्ट में गया पूरा, अगर ये पूरा पेपर फर्स्ट में गया, इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन तो तुम्हारे पास 130 ही बचे। कितने? क्योंकि 120 ही बचे, 30 क्वेश्चन तो गायब हो गए। तो हो सकता है इस 30 के चक्कर में टीचिंग मेथड यहां जुड़ जाए, जो कि ग्रेड सेकंड में है। ये मैं मेरा अंदेशा बता रहा हूं, ऐसा होगा कि नहीं होगा मैं कोई भविष्यवाणी करने वाला नहीं हूं, बट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये वाला हिस्सा, जैसे कि उसमें आपको किस में देख रहे हो आप, सेकंड ग्रेड में, तो उस प्रकार से हो सकता है कि आपको सेकंड ग्रेड में साइकोलॉजी आती है क्या? सेकंड ग्रेड में साइकोलॉजी आती है क्या? अरे आती है ना, कौन से पेपर में? फर्स्ट पेपर में आती है, और टीचिंग मेथड सेकंड पेपर में। तो हो सकता है कि जो सेकंड ग्रेड के टीचिंग मेथड हैं, ऐसे कैसे उठा के टिका के आपको वो 20 नंबर का, 30 नंबर का नीचे क्या डाल दें, टीचिंग मेथड। ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी कि आईसीटी वाला वो पोर्शन रुक जाए, या दूसरा हो सकता है उसमें क्या डाल दें, टीचिंग मेथड। तीसरी पॉसिबिलिटी, ना तो टीचिंग मेथड डालें और आईसीटी भी गायब कर दें, हो सकता है 2-3 लिटरेचर के नए टॉपिक ऐड कर दें, ताकि आपके क्वेश्चनों की संख्या में बढ़ोतरी और हो जाए। इन 3 में से क्या होगा, ये अभी भविष्य की गर्त में है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। पर सर्वाधिक संभावना इस बात की है कि इसमें टीचिंग मेथड वाला पार्ट जो है इधर ऐड हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मी। जहां तक मैं, अगर मुझे कोई ये कहे कि सिलेबस डिजाइन करना है, इसमें क्या करो, टीचिंग मेथड डाल दो इसमें, क्योंकि वो तो पढ़ाना है। तो ये इसकी बिंदु है जो इसमें चेंज हो सकता है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो फिलहाल के लिए आपको ये मानना है कि साइकोलॉजी पेपर फर्स्ट में आएगी, आईसीटी के बारे में अभी हमें कुछ पता नहीं है, हो सकता है सेकंड में आ जाए, हो सकता है पूरा ही उठ के फर्स्ट में चला जाए। समझ गए मेरी बात? तो इस प्रकार से ये पोर्शन हो गया। तो उस पोर्शन को फिलहाल के लिए आप थोड़ा अवॉइड करके चलो, साइकोलॉजी तो पढ़नी है आपको, और साइकोलॉजी पढ़ लो हिंदी में, थोड़ा बहुत वो 2-3 टॉपिक आईसीटी फाईसीटी वैसे ही बहुत सारे पढ़े हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख के पढ़ लो उसको, है ना, यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, उसमें कुछ नहीं है, कोई खास बात नहीं है। अब हमें क्या करना है कि पहले हमारा जो लिटरेचर वाला सेगमेंट है, उसको अच्छे से क्या कर लेना है, तैयार करना है, उसको रट लो, उसको घोट डालो, ऐसे घोट डालो कि आप आंख बंद करो, घूमने जाओ बाहर, सोने जाओ रात को, तो आपको ऐसे एक एक लाइन दिखाई दे, ऐसे मैकबेथ की एक लाइन याद आए आपको, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन दीज लिटिल हैंड्स। अच्छा, समझ रहे हो, ऐसे याद आए, ठीक है ना, ऐसे पता लगे कि कौन लाइन बोल रहा है ना, समझ रहे मेरी बात? व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, ऐसे याद आए आपको कि किसने बोला है। अननेचुरल डीड ब्रीड अननेचुरल ट्रबल्स, ऐसे याद आए। ब्यूटी प्रोवोक्स थी सूनर देन गोल्ड, ऐसे याद आए कोटेशन, तब तो मजा है, नहीं तो कोई लेने देना नहीं है। ठीक, समझ गए मेरी बात? ये मैं आपको पक्का है कि मैं आपको इतना बार बार कम से कम 2-2 बार 3-3 बार पोइम पढ़ा पढ़ा के रटा दूंगा, याद आपको करनी है। नहीं करोगे तो उसमें मेरी कोई, पिछले जितने भी पेपर हुए आज तक लिटरेचर में, 1 या 2 क्वेश्चन के तो कहता नहीं हूं, बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो क्लास में से पढ़ाया हो और एग्जाम में नहीं आया हो, और खासकर वो भी जिस मैंने बोला इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वहीं से आएंगे, और अब की बार भी वहीं से आएंगे, मेरी गारंटी है। लिटरेचर का किसी भी क्वेश्चन को इधर से उधर नहीं होने दूंगा, मैं आपको 500% भरोसे के साथ कह रहा हूं। लेकिन शर्त यह है कि आपको बार बार क्या क्या, पोएम की पूरी लाइन याद हो, ऐसे की पूरी लाइनें याद हो जाएं, मैकबेथ एजुलाइट की इंपॉर्टेंट कोटेशन आपको सारी याद हो जाएं, वेस्टलैंड अच्छे से तैयार करो, वैरायटीज ऑफ लैंग्वेजेस तैयार कर लो, बस नौकरी पक्की, कोई रोकने वाला नहीं है। कोई डाउट हो तो पूछो, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली। अब मुझे नहीं लगता कि आपको सेकंड ग्रेड के बारे में, कि नहीं, फर्स्ट ग्रेड के सेकंड पेपर के बारे में किसी को कुछ पूछने की आवश्यकता, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको फिर भी आवश्यकता महसूस होती तो आप मुझसे पूछना, मैं आपको बता दूंगा। समझ रहे हो? जब मैंने ग्रेड 1 का एग्जाम दिया 2012 में, तब ना तो मार्केट में बुक्स अवेलेबल थी, ना कोई कंटेंट अवेलेबल था, ना मैंने कोई कोचिंग की, मैंने तो सेल्फ स्टडी खुद ही पढ़ाई करी। 130 क्वेश्चन ठीक किए, 130 का मतलब 260, 260,
और साथ मैंने साइकोलॉजी वाला पार्ट ढंग से पढ़ा नहीं, आईसीटी वाईसीटी कहीं मिला नहीं कंटेंट ज्यादा। तो मेरे तो जो भी क्वेश्चन मेरे गड़बड़ हुए वो साइको वाले पार्ट के हुए गड़बड़, उस समय ज्यादा ध्यान नहीं दिया, आईसीटी वगैरह पढ़ा ही नहीं मैंने उसको। और एक क्वेश्चन गलत हुआ मेरा लिटरेचर में, 65 में से 64 क्वेश्चन ठीक किए मैंने, एक क्वेश्चन गलत हुआ मैकबेथ का रेजिसाइड, राजा की हत्या, वो मीनिंग वाला क्वेश्चन था, बस वो क्या में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, है ना। तो बाकी इसका मतलब लिटरेचर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लिटरेचर को आप ठीक से नहीं करोगे तो कुछ नहीं होना। रही बात फिर टेस्ट, टेस्ट देने का, टेस्ट तभी है जब आप अच्छे से आता हो। समझ मेरी बात, समझ रहे हो मेरी बात, समझे क्या? जेब में चवन्नी हो, जेब में चवन्नी हो और आप अगर जाके कीवी जूस पीना चाह रहे हो तो संभव नहीं है। इसका मतलब जब तक याद नहीं है तो टेस्ट से कुछ नहीं होना। टेस्ट देने के लिए उस दिन जाना है कि मेरे को लाइन टू लाइन याद है, अब लाओ टेस्ट, तब बताता हूं, तब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐसे टेस्ट दोगे ना तो यहां से यहां हो जाओगे नीचे, मेरे को तो कुछ नहीं आता, मुझे तो मर जाऊंगा, मेरी तो जान निकल रही हो, मैं तो डिप्रेशन तनाव का शिकार हो गया। ये तभी संभव जब आपको याद है। मेरे को कहो टेस्ट दे दो, मैं दे दूंगा, अभी मुझे पता है, मेरे को याद है, फिर भी मुझे पढ़ना पड़ेगा, सुबह एक बार, रात को देखो मैं सुबह दे दूंगा। समझ मेरी बात? तो टेस्ट तब देना जब आपको पूरा याद हो जाए, उससे पहले टेस्ट देना भी मत, तुम्हें कसम है तुम्हारी मम्मी की। समझ रहे मेरी बात? इसका मतलब क्यों कह रहा हूं मैं आपको ये, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता है, जब याद हो जाएगा तब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। मैं अपने आप ही ले लूंगा टेस्ट, चिंता मत करो, बहुत सारे हैं। ठीक, समझ गए? तो कल हम पढ़ेंगे पहला पॉइंट, पहला टॉपिक ऑफ स्टडीज। टेक्स्ट लाना मत, टेक्स्ट में दूंगा आपको, सब समझाऊंगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। कल आपको ठीक 5 बजकर पर क्लास ठीक स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, धन्यवाद। 5 बजे, ठीक, 5 5 5 10 तक स्टार्ट कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी देर सुना उसके लिए, थैंक यू। मैंने भी दे दो, मैं सुनाया था नहीं इतनी देरों के लिए। ठीक है।